हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। मैं हिमांशु कुमार दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के साइंस के अध्याय 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसा चैप्टर का नाम ही है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक और मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जिस तरीके से किसी भी कमरे की संरचना किससे हुई है, यदि सबसे हम छोटे स्तर पर बात करें तो कमरे की संरचना ईंट से हुई होती है। उसी तरीके से जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उनके शरीर की संरचना कोशिकाओं से हुई होती है। जिस तरीके से एक कमरे का निर्माण, एक बिल्डिंग का निर्माण ईंट से हुआ होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, तो कोशिका होती क्या है? कोशिका किसी भी जीव की वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। और इस सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपनी खुद की बनाई गई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की मदद से की थी। तो जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने क्या लिया था? एक कॉर्क लिया था। कॉर्क की छोटी सी पतली, मतलब कॉर्क के छोटे से टुकड़े को लेकर ऑब्जर्व किया था। कॉर्क का मतलब क्या होता है? पेड़ का छाल। कॉर्क का मीनिंग क्या होता है? पेड़ का छाल। तो उन्होंने पेड़ की जो छाल थी, जो कॉर्क नाम दिया बोला जाता है, उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि जो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है। तो उसका स्ट्रक्चर उन्होंने पाया कि जैसे मधुमक्खी के छत्ता दिखाई नहीं देता है, वैसा उनको बना हुआ दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते को आप ध्यान से देखेंगे तो कई छोटे छोटे कमरों में डिवाइड होता है, जिसे कोष्ठक बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं। तो उन्हीं कोष्ठों जैसा किसकी संरचना थी? ये कार जो ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर ऐसी संरचना उन्होंने ऑब्जर्व किया, और वो छोटे छोटे जो कोष्ठ उनको दिखाई दिए, उन्हीं कोष्ठों को सेल कहा गया, कोशिका कहा गई। सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल जो है कोशिका का इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, और इसी का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। जैसा आप देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते को, तो मधुमक्खी के छत्ते को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा कि उसमें छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप का, ऐसे बने होते हैं। तो यही जो स्ट्रक्चर था, ऐसा ही उन्होंने कॉर्क में ऑब्जर्व किया गया, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया हुआ। ठीक है, इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम। ठीक है, कोष्ठ बोलते हैं इसको ना, छोटे कमरे को क्या बोलते हैं? कोष्ठ। ठीक है, अब इसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कोशिका की संरचना कैसे होती है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो यदि आप अपने ऑफलाइन क्लास में जब वहाँ पे जाएंगे तो आपके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से है कि कोशिका कैसे दिखाई देती है, उसकी संरचना क्या होती है, कैसे वो बनी होती है, उसके लिए हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम प्याज की मदद से करते हैं। आप प्याज को देखेंगे तो प्याज की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे प्याज बना होता है। तो प्याज की संरचना देखेंगे वो लेयर बाय लेयर होता है। तो उसमें से यदि एक लेयर को उठाएं और उस लेयर के अवतल भाग से, अवतल भाग मतलब क्या होता है? ये वाला भाग, ये वाला पार्ट क्या है किसी भी प्याज का? यदि प्याज इस टाइप का है तो इस प्याज की, ठीक है, यदि आप एक लेयर को लेंगे तो कुछ इस टाइप का लेयर बनेगा। इस लेयर के अवतल भाग से, दैट मीन्स इस वाले पार्ट से, इधर वाले इस साइड वाले पार्ट से हम चिमटी की मदद से एक वहाँ से थोड़ा सा छोटा सा एक परत निकाल देंगे। उस परत को निकालने के बाद तुरंत हम उसे एक वाच ग्लास एक कांच का ऐसा होता है, बना होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम पानी के मध्य इसको रखेंगे। पानी के बीच में इसको क्यों रख रहे हैं? प्रश्न कभी कभी आता है एग्जाम में कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्याज की पतली झिल्ली के से निकाल कर, तो उसको हम वाच ग्लास में रखते हैं। तो पानी में क्यों रखते हैं? पानी में इसलिए उसको रखा जाता है क्योंकि पानी में जब हम रखेंगे तो सूखेगा नहीं, और तथा क्या होगा, उसमें फोल्डिंग नहीं होगी ना, वह सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर रखा जाता है। फिर उसको यहाँ से उठाकर चिमटी की मदद से स्लाइड पे, जो कांच की स्लाइड होती है, इस ग्लास की स्लाइड पे पानी के मध्य पे इसको रख दिया जाता है। फिर और इसको कलरफुल बनाने के लिए, ताकि जब हम उसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत देखें तो हमें दिखने में थोड़ा अच्छा दिखाई दे, तो हम यहाँ पर सेफ्रामाइन एक कलर डाई होता है,
सेफ्रामाइन की एक बूंद को पेंट की मदद से डाल देते हैं ताकि जो कलरफुल हमें दिखाई दे। ठीक है, तो सेफ्रामाइन की एक बूंद इस पर डाल देते हैं, फिर उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर अपने आई पीस से, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये प्याज का ये क्या है, कोशिकी संरचना है। अब प्याज की इस कोशिकी संरचना को देखिए, तो एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो ये लिक्विड वाला पार्ट आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप प्याज को ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसी कुछ संरचना दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो बीच में जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, जो स्पष्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अभी तक तो हमने जाना कि जो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की, परंतु जीवित कोशिका की खोज यदि आपसे पूछता है कौन किया है, तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया है, लीवेनहॉक ने किया है। मतलब यदि प्रश्न आपसे पूछता है कोशिका की खोज किसने किया है, तो आप आंसर क्या देंगे, रॉबर्ट हुक देंगे। यदि आपसे पूछता है जीवित कोशिका की खोज कौन किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की। अब आते हैं अगले टॉपिक में, जो मेरा क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंतर्गत पाया जाने जो तरल पदार्थ होता है ना, जो लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज कौन किया था, जेई पुरोकंज ने 1839 ईस्वी में किया था। ये जो आपकी कोशिका है, इसके अंदर ये जो तरल पदार्थ है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य। इसी की खोज कौन किया था, जेई पुरोकंज ने 1839 ईस्वी में किया था। यदि कोशिका के आधार पे हम जीवों को विभाजित करने का बात करें ना, कोशिका के आधार पे, कोशिका के आधार पर हम जीवों को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे, पहला क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, दो बराबर भागों में इसको हम बांट सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, वे जीव जिनके शरीर की संरचना मात्र एक कोशिका से हुई होती है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक से अधिक कोशिका से हुई होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हमारे, अमीबा आता है, क्या आता है, और पैरामीशियम आता है, और क्या आता है, यूग्लिना भी आ जाएगा आपका, और क्लेमाइडोमोनास भी आ जाएगा। ठीक है, क्लेमिडोमोनास इसको लिखा हुआ है बुक में, तो लिख देंगे क्लेमिडोमोनास आ जाएगा। इसके अंदर एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनकी शरीर की संरचना मात्र एक कोशिका से, जैसा नाम से बना, एक कोशिका से बना हुआ जीव। बहुकोशिकी, बहु मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। बहुत का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। मतलब वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से हुई होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में सबसे पहले क्या जाता है, कवक। ठीक है, फफूंद, कवक क्या होता है, कवक, जिसे हम फंजाई भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका, मनुष्य खुद आ जाएगा। मतलब जंतु जगत में जितने भी आते हैं जीव जंतु, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, पादप जगत के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, जितने भी पादप आते हैं, वे सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि कोशिका के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा सकता है। वो क्या है, पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय जीव। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। इसमें से आप 3 याद कर लीजिएगा कम से कम। बहुकोशिकीय का तो आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, आपके आमने सामने जो भी दिखाई देगा
कोई भी एग्जाम्पल डाल दीजिए वे बहुकोशिकीय जीव में आ जाएंगे। अब देखिए अमीबा की जो संरचना होती है, अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, आप जैसे चाहें तैसे अमीबा का शेप बना सकते हैं। ये क्या है? अमीबा है। बस आपको यहाँ पे बीच में केंद्र दिखाना पड़ेगा और उसके अंदर जीव द्रव्य। ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीशियम की। तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। किस आकार का? स्लीपर के आकार का होता है। ठीक है, और बीच में कुछ यहाँ पे केंद्रक बना देंगे, इस तरीके से कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? पैरामीशियम हो जाता है। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जिस तरीके से मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। ये चीज़ें जो है हमारी फंडामेंटल है। यदि ये चीज़ें मिल रही है तो इंसान जीवित आसानी से रह सकता है। ठीक है, उसके बाद आप एसी से हवा लीजिए, पंखे से हवा लीजिए, कूलर से हवा लीजिए, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। बट आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है तो ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आप ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो तो आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ा भी सकते हो। ठीक उसी प्रकार से कोशिका की संरचनात्मक संगठन की बात करें तो किस तरीके से संगठित होती है, तो उसमें 3 चीज़ आती है: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इसके अलावा भी और विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। बट यदि कोशिका की संरचनात्मक संगठन में मेन चीज़ जो होती है, जिस तरीके मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान महत्व रखता है, उसी तरीके से हर एक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक महत्व रखता है। यदि एक कोशिका का हम मैग्नीफाइड इमेज बनाएं, ठीक है, आवर्धक चित्र बनाएं, तो मान लेते हैं ये कोशिका कोई है, तो इस कोशिका का ये वाला जो पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा झिल्ली। यही मेरा क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। और इसके अंदर एक ऐसे स्पष्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इसके बीच में कुछ तरल पदार्थ इस तरीके से भरे होते हैं। ठीक है, और ये तरल पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, इस तरीके से कोशिका की संरचना होती है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली का सबसे पहला वर्ग क्या, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कोशिका है, इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ये जो रिक्त स्थान के मध्य पाए जाते हैं, वे जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जिनकी सेल को आवश्यकता होती है, उन्हें बाहरी वातावरण से अंदर जाने देती, तथा सेल के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जो अनुपयोगी होते हैं, उन्हें इस झिल्ली के माध्यम से वे बाहर निकालते हैं। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बात करें तो इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो बाहरी पर्यावरण से वे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगी, तथा इसके अंतर्गत CO2 का निर्माण हो रहा है, तो CO2 इसके लिए क्या है? यूजलेस है, अनुपयोगी है। तो इन कोशिका के जो झिल्ली है, मेरी प्लाज्मा झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, वहाँ से ही वे उसे बाहरी वातावरण में उसको निकाल देती है बाहर। इसलिए इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है, या फिर हम बोले प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जैसे समझते हैं, एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है, बीच में क्या पाया जाता है? इसके मान लेते हैं ये तुम्हारा केंद्रक है। ठीक है, यदि ये कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, इसको मिटा देते हैं, इस कोशिका झिल्ली नहीं पाई जा रही है, इसका कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसका कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसका कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो क्या ये जो मेरी 4 सेल थी, इसके बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी जो कोशिका झिल्ली थी, यही जो थी, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से
तथा हमारे बाहर वाले पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। अब बढ़ते हैं पॉइंट सी की तरफ। तो पॉइंट सी बोलता है कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ होता है। तो ये झिल्ली क्या होती है, लचीली। ये झिल्ली लचीली मतलब फ्लेक्सिबल, लचीली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, और बात करें तो ये विसरण प्रक्रिया द्वारा, और अगला पॉइंट बात करें तो ये विसरण प्रक्रिया द्वारा CO2 एवं O2 के आदान प्रदान का कार्य भी करती है। और अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये मेरी प्लाज्मा झिल्ली है, यह पादप कोशिका में तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।